एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, इसके अंदर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का हम जिक्र करेंगे कि वास्तव में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या है और उसके अंदर कौन सी स्वतंत्रताएं जो आम जनता को, आम लोगों को जो भारत के संविधान ने दे रखी हैं, जिसके उल्लंघन होने पर कि अगर उन स्वतंत्रताएं, अगर मान ले किसी आदमी को वो स्वतंत्रताएं नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई ना कोई दोस्तों जो है द्वेष हो रहा है, उसको जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा, उसके लिए वो अपील कर सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर जाके। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 19 के द्वारा मूल संविधान के अंदर 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर वो 7 स्वतंत्रताएं ना रह करके एक स्वतंत्रता उसमें से कम हो गई है और अभी जो वर्तमान में हो 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 1978 के अंदर 44 जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उसके द्वारा हटा दिया गया है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। तो अभी जो स्वतंत्रताएं बची हुई, जो 6 स्वतंत्रताएं, वो कौन सी दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों की बोलने की स्वतंत्रता, कि कोई भी आदमी जो है दोस्तों अपनी बात रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, जनता के सामने अपना पक्ष रख सकता है, किसी के भी सामने, वो उसको स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता आम जनता को दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है दोस्तों हमारी, वो भी इसी के अधीन होती है। प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है, मीडिया को जो स्वतंत्रता होती है, वो इसी अनुच्छेद के अधीन होती है, अनुच्छेद 19 के अधीन। दूसरी जो हमारी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कोई सभा है, कोई मंडली है जिसके अंदर हम एकत्रित होके कोई हम एकता जुटा रहे हैं किसी चीज को करवाने के लिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हम जो है इकट्ठा हो रहे हैं, बिना हथियारों के इकट्ठा हो रहे हैं। हमारा एम किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को बाधा पहुंचाना ना होकर के अपने मसले को हल करवाना है, उसके लिए हम इकट्ठा होकर मिलजुट के कोई आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, तो उसकी स्वतंत्रता हमें है। अगली स्वतंत्रता जो है दोस्तों वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी अगर हम संघ बना करके हम सोचते कि अकेले हम बात को पुटअप करेंगे तो वो अकेले जो है इतनी जल्दी उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो हम उसको एक अपनी क्या यूनियन बना के उसको पुटअप कर सकते हैं, एक नेतृत्व के अधीन उसको पुटअप कर सकते हैं, जिसकी हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई संविधान के अंदर। 19D के अंतर्गत क्या कहा गया दोस्तों कि हम भारत देश के अंदर, भारत देश के जो नागरिक हैं वो किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आवागमन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कहीं पे अपना व्यापार चला सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं। इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो 19D के अंतर्गत कही गई है। 19E के अंतर्गत क्या कौन सी स्वतंत्रता दोस्तों दी गई है? तो 19E के अंतर्गत दी गई है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, यानी कि हम देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर जाके भारत देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी दूसरे राज्य के अंदर जाके, किसी दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जाकर के वहां रह सकता है, वहां अपनी आजीविका के लिए व्यापार कर सकता है। हालांकि मूल रूप से जो संविधान के अंदर कुछ चीजें अपवाद के रूप में रखी गई थी, जिस प्रकार से आर्टिकल 370 जो था दोस्तों J&K वाला, कि जम्मू कश्मीर को इसके अंदर अपवाद में रखा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर वहां जाकर के बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता पे शुरुआत में रोक थी। इसी प्रकार 19G के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। आदमी को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता कि उसको यही व्यापार करना है, यही बिजनेस करना है, या उसके पुरखों ने जो बिजनेस किया है वही उसको काम करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपनी मर्जी से अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी काम वो चुन सकता अपने लिए। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 19 हमारा, जिसके अंदर हमने देखा जो 7 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में जो 6 स्वतंत्रताएं थी उसका जिक्र किया। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता रखी गई दोस्तों, आइए उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 20 ही कहता दोस्तों कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण, संरक्षण, कि कोई मान लो किसी आदमी ने कोई अपराध कर दिया, चलो ठीक है भाई, उससे अपराध हो गया, लेकिन उस समय भी उसकी कुछ स्वतंत्रताएं जो है संविधान के अंदर रखी गई हैं, कि मान लो उसने अपराध कर दिया, लेकिन उसका अपराध जब तक मान लो प्रूव नहीं हो जाता, और अगर मान लो प्रूव भी हो गया है कि उसने अपराध किया है, उसके बाद भी उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो वो स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है
कि उसने एक अपराध किया है और उसके लिए उसको डबल सजा मिल रही है। उसको एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, उसको डबल सजा उसको नहीं मिलेगी। दूसरा ये है दोस्तों कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ये सजा मिलेगी, उसी के तहत जो सजा निर्धारित होगी वही सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलते हम किसी की मर्डर, अगर मान ले मर्डर कोई कर देता है और उसकी सजा उस समय 10 साल है, कि अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया तो और वो प्रूव होगा कि हम गिल्टी हैं, तो उसको अंदर अगर 10 साल की सजा का जो है निर्धारित कर रखी है कोर्ट ने, हमारे संविधान ने, लेकिन बाद में जो है दोस्तों ये रिवाइज होकर के उसका केस जब तक चलता रहता है, बाद में ये सजा मान लो 20 साल हो जाती है, तो ऐसा नहीं उसको 20 साल की सजा मिलेगी। उसको उसने जब जिस समय जो मर्डर किया था उस समय संविधान के अंदर उस कानून के लिए क्या सजा रखी गई थी, तो वो सजा उसको मिलेगी। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाद में कोई कानून रिवाइज हो गया उसके तहत उसको सजा मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्या है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर मान लो उसने अपराध कर भी दिया या नहीं किया है, लेकिन उसको स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं पुलिस के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से कि वो खुद के विरुद्ध गवाही दे और खुद ये कबूल करे कि जबरदस्ती कबूल करे कि हाँ मैं गिल्टी हूं, चाहे भले ही उसने वो गिल्ट किया हो या नहीं किया हो, लेकिन हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये था दोस्तों हमारा आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता दोस्तों रखी गई है उसके अंदर देखते हैं। वो है दोस्तों प्राण और देहित स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। यानी कि मान लो किसी ने कोई जुर्म कर दिया और उसको उसकी सजा भी मिल गई और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि वो दोषी है और उसको उसकी सजा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय उसकी जो है सजा हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। उसको कुछ न कुछ अधिकार, कुछ न कुछ स्वतंत्रता उस समय भी दी गई हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसी के तहत सजा दी जाती है। उसके अतिरिक्त उसकी जो जीने की स्वतंत्रता है या उसकी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चले दोस्तों, तो एग्जाम्पल इसका ये है, अगर मान लो कोई लेडीज है, उसने कोई क्राइम कर दिया, और उसके बाद में उसको जो है उसके तहत सजा मिल गई कि 10 साल की सजा है उसको मान लो, लेकिन 10 साल की सजा के साथ में कोई भी जो कानून ये नहीं बोलता है कि मान लो जब वो जेल के अंदर है तो उसके साथ जो है दोस्तों कोई मतलब मिसकंडक्ट आप कर सकते हैं। 10 साल की वो सजा है, वो सजा अपनी काटेगी, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी उसके साथ आप मिसकंडक्ट कोई नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि दोस्तों उसके ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं आप जो कि उसको उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकते जो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता रखी गई है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम आगे चलकर देखें आर्टिकल 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो है दोस्तों आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मतलब क्या है दोस्तों? ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का उद्देश्य क्या है? ये देश में पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो अपनी जनता को, आम लोगों को जो है दोस्तों एक स्वच्छ और साफ सुथरा हरित पर्यावरण जो है दोस्तों वो प्रोवाइड करवाए। और इसी के लिए जो है राष्ट्रीय हरित अधिनियम जो है 2010 के अंदर पास किया गया था भारत सरकार की संसद में, और उसके अंदर इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है दिल्ली में, और इसकी 4 ब्रांचें बनाई गई थी जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। ये जो है दोस्तों पर्यावरण संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, यानी ये इंश्योर करता है कि लोगों को जो है स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। इसके आगे अनुच्छेद 21 का जो पार्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 21 का क्या है, उसके अंदर क्या है कि राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। यानी उसकी जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो शिक्षित किए जा सके। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्रियों, कारखानों या बेगारों में जो है काम करते हुए वो घूम रहे हैं और राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं वो हानि का काम कर रहे हैं इन फ्यूचर। तो राज्य की जिम्मेवारी है
कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आर्टिकल 22 के अंदर हम देखें दोस्तों, तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, इसमें कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण की कुछ ऐसी दशाएं होती हैं, हालांकि संविधान के अंतर्गत ऐसी दशाएं भी हैं कि जिसके अंदर गिरफ्तारी जो है दोस्तों वो सरकार को यह रहता है कि वो गिरफ्तार कर सकती है, किसी को कानून गिरफ्तार कर सकता है। कुछ ऐसे केसेस एक्सेप्शनल रहते हैं जिसका हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर कुछ स्वतंत्रताएं उस आदमी को दी जाती हैं, कुछ संरक्षण उस आदमी के हित के लिए हमारे संविधान में विद्यमान है। तो वो क्या चीज है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसके तहत उसको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये दोस्तों इसलिए होता है कि अगर मान लो हमें कोई ऐसा लगता है कि कोई आदमी राष्ट्रहित के लिए खतरा है, या वो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, या वो कोई ऐसी समस्या पैदा कर सकता है जिससे कि अशांति हो, या राष्ट्र को खतरा हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा हो, या मान ली युद्ध जैसी स्थिति हो, उसमें वो दुश्मन देश की मदद कर सकता हो, तो इस प्रकार सरकार के पास ये कानून रहते हैं, संविधान ने ऐसे कानून बना रखे हैं कि उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के जो है हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन हिरासत में लेने के पश्चात उस आदमी की कुछ स्वतंत्रताएं हैं, उसके भी कुछ राइट्स हैं, वो क्या है देख लेते हैं। इसके अंदर यह है दोस्तों कि हिरासत लेने का उसको कारण बताना होगा कि क्यों इसको हिरासत में लिया गया है, कि क्यों इसको हिरासत में लिया गया, कि ताकि कोई खतरे की स्थिति पैदा ना हो इसलिए उसको हिरासत में लिया गया है, या उसको किसी चीज से खतरा है इसलिए उसको हिरासत में लिया गया। क्यों इसको हिरासत में लिया गया है ऐसा उस आदमी को बताना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा हिरासत में लेते समय। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर जो है दोस्तों उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा उस आदमी को। हालांकि इसके अंदर अरेस्ट करने का जो समय है वो उसके अंदर से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे का जो पूर्ण समय होता है, 24 घंटे मैक्सिमम उसको जो है दोस्तों किसी आप हवालात के अंतर्गत रख सकते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं, अदरवाइज जो है उसको दंड अधिकारी के समक्ष जो है पेश करना होगा। तीसरा जो है दोस्तों उस आदमी को राइट देने होंगे कि वो अपनी पसंद का जो है वकील कर सके, अपना डिफेंड कर सके, इसके लिए उसको राइट देने होंगे। इसके आगे हम जिक्र करेंगे दोस्तों कि निवारक निरोध क्या होता है। क्या होता है प्रिवेंशन एक्ट, जिसका हमने अभी जिक्र किया था लास्ट में, कि उसके अंदर जो है सरकार मनमाने ढंग से किसी की गिरफ्तारी कर सकती है अगर मान लो वो आदमी देश की शांति, एकता, अखंडता के लिए खतरा है, या युद्ध जैसी स्थिति में दुश्मन का साथ देता है, या आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के अगर मान ले किसी पे शक होता है, डाउट होता है, तो उसको गिरफ्तार कर सकती है सरकार। तो निवारक निरोध होता क्या दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल से जिक्र करेंगे अभी। तो ये क्या दोस्तों, निवारक निरोध कानून जो है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं होता, बल्कि उसको उस अपराध को करने के लिए रोकना होता है। इस प्रकार ये जो कानून है दोस्तों वो राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। और जब किसी व्यक्ति को इसके अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब उसके क्या क्या राइट होते हैं दोस्तों, क्या क्या उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। ये देखते हैं कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के विरुद्ध कर सकती है, यानी 3 महीने तक उसको जो है दोस्तों उसमें अरेस्ट रख सकती है। हालांकि 3 महीने तक 24 घंटे के अंदर उसको दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि 3 महीने तक मैक्सिमम उसको रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अगर 3 महीने से ज्यादा अगर उसको डिटेन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए जो है दोस्तों अलग से एक बोर्ड बनता है सरकार के कर्मचारियों का, अलग से एक पैनल बोर्ड बनता है, और उसके द्वारा उसको जो है अप्रूवल लिया जाता है कि अगर उसको 3 महीने से एक्सटेंड करवाना पड़ता है तो उसके अंदर न्यायाधीश वगैरह होते हैं उस बोर्ड के अंतर्गत, कि निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे। उसको बताना होगा कि और जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसकी प्रकट करना आवश्यक नहीं है, कि उस आदमी को बताना होगा हमें कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, क्यों उसको डिटेन कर रहे हैं। और अगर मान ले कि उसको ऐसा लगता है कि उसको बताना, कि वो इस बात को किसी सोर्स के माध्यम से अगर हम उसको बता देंगे तो बाकी बंदों को अलर्ट कर सकता है, जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा हुआ है, तो हम उनको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। तो उसको अगर ऐसे टाइप की सिचुएशन है तो उसमें बताना उसको कंपलसरी नहीं है। सरकार जो है नहीं चाहती बताना, कानून जो है नहीं बताना चाहता, तो वो
नहीं बता सकता, ऐसा भी जो मतलब ये है गवर्नमेंट के पास राइट है। दूसरा क्या है दोस्तों, उस आदमी को जो है अपील करने के लिए उसके अधिकार देने होंगे कि अगर मान ले उसको ये लगता है कि उसको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती उसको जो है फंसाया गया है किसी माध्यम से, या सरकार जो है दोस्तों उसको कोई मोहरा बना रही है किसी चीज को मतलब कि ऐसे फंसाने का, तो उस आदमी को अपील करने का अधिकार भी सरकार को देना होगा।